अब हम डिस्कस करेंगे वो वाले इंटेग्रल्स जिनका इंटेग्रेशन इजीली नहीं होता, तो उसमें हमें देखना है कि हम कौन से ऐसे मेथड्स को अप्लाई करें कि वी कैन चेक द कन्वर्जेंस चेक करनी है हमने किसकी, कन्वर्जेंस ऑफ योर इंटेग्रैंड एट इंफिनिटी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, आपको बोला जाता है कि कोई फंक्शन का इंटेग्रेंड है, जैसे इंटेग्रल एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है उसने आपको, ठीक है, एक सेकेंड, ये इंटेग्रेंड है आपके पास ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। आपने चेक करना है कि ये इंटेग्रल आपका कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने ये फंक्शन को किसी एक फंक्शन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लेट अस चूज सम पॉजिटिव फंक्शंस, एफ एक्स दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक जी एक्स को चूज करना है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी पॉजिटिव such that fx is less than equal to gx. fx is less than equal to gx for all x belonging to this interval where your t is greater than equal to a. तो यहां पर क्या रिजल्ट लगता है, अगर बड़े वाला फंक्शन कन्वर्ज करेगा तो छोटे वाला फंक्शन भी क्या करेगा, कन्वर्ज। अगर आपका पहला रिजल्ट क्या है, देन इंटेग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। ये कन्वर्ज कब करेगा, अगर बड़े वाला इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा। इफ इंटेग्रल एफ एक्स जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि जब आप कंपैरिजन करते हो, जब आप किसी दो फंक्शंस का कंपैरिजन करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो तब लगेगा अगर बड़े वाला फंक्शन कन्वर्ज करता है तो छोटे वाला कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये नहीं कहना कि आपका एफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो जी एक्स भी कन्वर्ज करेगा, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है यहां से यहां तक। ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट में हम यहां से ये वाला केस लेके चलते हैं कि छोटे वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़े वाला क्या करेगा, डाइवर्ज। तो यहां पर सेकंड केस क्या बनता है कि इंटेग्रल ए टू इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स डाइवर्जेस इफ इंटेग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेस। ये आपने यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में ये चीज का ध्यान रखेंगे आप, बड़े वाला कन्वर्ज करेगा तो छोटे वाला कन्वर्ज करेगा। डाइवर्जेंट वाले केस में छोटे वाला डाइवर्ज करेगा तो आप कह सकते हो कि बड़े वाला क्या करता है, डाइवर्ज। ठीक है, ये आपका कंपैरिजन टेस्ट, ये बहुत कम यूज होता है, मेनली हम लोग यूज करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को। ये हमारा तब यूज हो जाता है जब हम लोग साइन एक्स वाले क्वेश्चंस को यूज करते हैं, कि इंटेग्रल में साइन एक्स दिया हुआ है या साइन स्क्वायर एक्स करके दिया हुआ है, उसकी लिमिट दी हुई है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, कुछ ऐसे करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा हमारा क्या यूज होगा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या है, इसमें आपने दो फंक्शंस लेने, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू
positive functions. fx and gx be two positive functions. ठीक है, for all x greater than equal to a. तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने लिमिट्स लेनी है. ठीक है, लिमिट किस चीज की लेनी है, fx अपॉन gx की. लिमिट किसकी लेनी है, fx अपॉन gx की. तो वो बोलता है कि fx अपॉन gx की अगर लिमिट है आपके पास, लिमिट लोगे कहाँ पे, किस पे चेक कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी पे. तो लिमिट हम लोगों ने लेनी है x गोज टू इन्फिनिटी. अब इस लिमिट के आंसर पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसे का होगा. इस लिमिट के आपके आंसर पे डिपेंड करता है. इसके तीन तरह के आंसर्स आ सकते हैं. पहला आंसर है लिमिट L आ रहा है, वेयर L ना ही जीरो है ना ही इनफाइनाइट. मतलब यहां पर पहला केस क्या है, व्हेन लिमिट इज नॉन जीरो या इनफाइनाइट, सॉरी या फाइनाइट. ठीक है. दूसरा केस क्या है कि लिमिट जीरो आ सकती है. तीसरा केस क्या है कि लिमिट इनफाइनाइट आ सकती है. पहले केस का रिजल्ट क्या बनेगा कि इंटेग्रल a टू इंफिनिटी fx dx and integral a to infinity gx dx, they behave alike. They behave alike. अब इसमें behave alike आप कैसे चूज करोगे, ये जो बच्चे हमने gx यहां पर लेना है फंक्शन, तो ये fx दिया होगा क्वेश्चन में. ये gx जो हमने चूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. वो आपने चूज करना है इस इंटेग्रल के हिसाब से, जैसे हम लोग सीरीज ऑफ द फंक्शंस में करते थे. सीरीज वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम करते थे पी टेस्ट, समेशन 1/n दी पावर p के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन चूज कर लेते थे, सॉरी अपना सीरीज चूज कर लेते थे. इसको हम bn बोल देते थे, 1/n दी पावर p. वैसे ही हमें एक नया फंक्शन gx चूज करना है जिसका नाम होगा 1/x दी पावर p. ठीक है, इसका रिजल्ट मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ. तो ये gx आपका चूज होगा गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब आपने ये हिट एंड ट्रायल रहेगा आपका कि आपने चेक करना है कि आपकी लिमिट, अगर तो gx पुट करने पे आपकी लिमिट नॉन जीरो और इनफाइनाइट और फाइनाइट आ रही है, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा कि आपके दोनों फंक्शंस का बिहेवियर एक जैसा है. मतलब अगर ये वाला इंटेग्रल, इस इंटेग्रल का आपको बिहेवियर पता होगा. ठीक है, अगर ये इंटेग्रल आपका कन्वर्ज करता है तो गिवन इंटेग्रल विल कन्वर्ज. अगर ये इंटेग्रल आपका डाइवर्ज करता है तो गिवन इंटेग्रल विल डाइवर्ज. अब कई बार क्या होता है कि हम लोग gx को चूज करते हैं पर हर बार आपका आंसर जीरो आता है, हर बार आपका आंसर जीरो आता है. तो बच्चे यहां पर आपने अपने gx को चूज ही ऐसा करना है कि वो इंटेग्रल कन्वर्जेंट हो. एंड इंटेग्रल a टू इंफिनिटी gx dx कन्वर्जेस. मतलब अगर आपकी लिमिट जीरो आ रही है, ये क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊंगी ऐसे के अलग अलग केसेस वाले, जिसमें आपको पता लगेगा कि इसमें लिमिट आप जो मर्जी gx को पुट करी जाओ, हमेशा fx अपॉन gx का आंसर जीरो आ रहा है. तो आपने gx को चूज ही ऐसा करना है. ये gx आपके हाथ में है, ठीक है ना, ये gx आपके हाथ में है. ये gx आपने चूज करना है और ऐसा चूज करना है कि वो कन्वर्जेंट हो. तो आपका इंटेग्रल इस केस में पक्का क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. यहां पर डाइवर्जेंट वाला कोई केस नहीं बनता. अगर जीरो है तो कन्वर्जेंट ही चूज करना है. और अगर इनफाइनाइट आ रही है लिमिट, तो आपने यहां पर ये इंटेग्रल ऐसा चूज करना है कि वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्जेंट. ठीक है. तो यहां पर रिजल्ट बन जाएगा कि fx dx इज डाइवर्जेंट. अब ये मैं आपको पहले gx वाला केस बताती हूँ कि कैसे लेंगे आप. ये हमारा इम्प्रॉपर इंटेग्रल हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, आपको gx का क्लियर हो जाएगा तभी आपको ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अच्छे से पता लगेगा कि क्या है. ठीक है, फिर हम लोग इस रिजल्ट को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल
improper integral a to infinity 1 upon x the power p dx, where a is strictly greater than 0, converges if and only if p is greater than 1 and diverges if and only if p is less than equal to 1. ये आपका केस है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। क्या कह रहा है वो कि ये आपका जो इंटेग्रल है ना, इम्प्रॉपर इंटेग्रल, इसका फंक्शन है 1 अपॉन एक्स की पावर p, ठीक है, और लिमिट्स हैं a टू इंफिनिटी। पर इसमें आपने क्या चीज का ध्यान रखना है कि ये जो a है, दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस a शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मतलब अगर इंटेग्रल ऐसे का हो गया ना, 0 टू इंफिनिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने ये 0 को चेंज करना है ऐसे, ये इस लिमिट को पॉजिटिव बनाना है आपने, 0 नहीं रखना। अगर 0 होगा तो पहले हम उस इंटेग्रल को चेंज करेंगे, उसको 1 बनाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज सबसे पहला पॉइंट ये है आपका माइंड में रखने वाला कि a शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इस इंटेग्रल को सॉल्व कैसे करना है, देखो, a टू इंफिनिटी इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स की पावर p। अब 1 अपॉन एक्स की पावर p जो है वो तो हमें पता ही है कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स सॉल्व हो जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये सब सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग पहले इस इंटेग्रल की लिमिट को ठीक करते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, तो ये मैंने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस इंटेग्रल को जब सॉल्व करना है तो बच्चे इस p के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। अगर इस p की वैल्यू, अगर इस p की वैल्यू 1 हो गई तो ये इंटेग्रल कुछ ऐसे का दिखेगा, और इस इंटेग्रल का आंसर होता है लॉग। लेकिन अगर p की वैल्यू 2 है या 3 है या कह लो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 में इसका आंसर आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स क्यूब। तो ये सारी इंटेग्रल तो हम ऊपर ले जाके सॉल्व करते हैं ना, तो इनका आंसर आता है डिफरेंट। तो मतलब अगर मैंने इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है तो मेरे पास इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला केस व्हेन p इज इक्वल टू 1, अगला केस व्हेन p इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अकेला p ग्रेटर देन 1 की बात नहीं है, p लेस देन 1 भी तो हो सकता है ना, मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर -2 भी तो हो सकता है, उसको मैं ऊपर ले जाके एक्स स्क्वायर बना सकती हूँ। तो इस तरह से ये p की वैल्यू पे बहुत डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, p नॉट इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा a टू t 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा a टू t 1 अपॉन एक्स की पावर p dx। ये मेरे दो केसेस हो गए। अब इस इंटेग्रल का आप लोग आंसर लिख लोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये लिमिट को मैं बाहर निकाल रही हूं, पहले वाला 1 अपॉन एक्स था बच्चे, तो उसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा लॉग व्हेन p इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन p इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, व्हेन p इज नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस में आंसर क्या आएगा आपका, ये है ना आपके पास 1 अपॉन एक्स की पावर p एक तरह से, तो इसको आप जब ऊपर लेके जाओगे दैट विल बी एक्स की पावर -p का इंटेग्रल, और इसका इंटेग्रल होता है एक्स की पावर -p प्लस 1 अपॉन -p प्लस 1। ये आपके पास इसका आंसर आता है, ठीक है। इसको नीचे ले आएंगे तो दैट विल बी समथिंग लाइक 1 अपॉन 1 माइनस p इंटू एक्स की पावर p माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा ये एक्स की पावर p माइनस 1। ये मेरे पास इसके दो आंसर्स आ गए, ठीक है जी। तो ये मेरे पास अगला स्टेप बन गया, ये तो हो गया लॉग ऑफ मॉड एक्स p इक्वल टू 1। अच्छा, लिमिट्स भी थी ना हमारे पास, यहाँ पर लिमिट्स थी a टू t,
ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं अपनी। लेट्स पुट अब द लिमिट। तो बच्चे जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो आपकी लिमिट आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, जब इसमें पुट करोगे तो 1/1 माइनस पी को बाहर कर देते हैं और ये आ जाएगा 1/p p माइनस 1 माइनस 1/a p माइनस 1 when p is not equal to 1। ये आपके पास आ गया दूसरा केस। तो ये आपके दो केसेस हो गए। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं अपनी लिमिट। हम लोग क्या करते हैं, अपनी लिमिट को इसमें पुट अप करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिमिट ना बहुत ध्यान से देखना कैसे पुट हो रही है। यहां पर तो बच्चे आप t को इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये तो सारा आंसर ही खत्म हो गया, दिस बिकम्स इनफाइनाइट। मतलब जब p 1 के बराबर है तो आपका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। पहला केस ये तो डन हो गया। सेकंड केस में अब इस जब आप यहां पर बच्चे t को इनफाइनाइट पुट करोगे नीचे, ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि ये वाला p 1 से बड़ा है या ये वाला p 1 से छोटा है। मतलब अगर p 1 से बड़ा हुआ तो हमेशा उसका आंसर डिनोमिनेटर में रह जाएगा। अगर p 1 से बड़ा है मतलब p की वैल्यू 2 है सपोज करो, या 3 है या 4 है या 6 है, तो हमेशा बच्चे t जो है वो डिनोमिनेटर में रहने वाला है। p की वैल्यू 6 है तो 1/t⁵, p की वैल्यू 4 है तो 1/t³, अगर p की वैल्यू 2 है तो 1/t। मतलब हर केस में अगर p 1 से बड़ा है तो उस केस में आपका t डिनोमिनेटर में रहने वाला है। अगर t डिनोमिनेटर में है बच्चे तो 1/∞ आपका बन जाएगा यहाँ पे 0। 1/∞ क्या बन जाएगा, 0। ठीक है ना, तो उस केस में आपको मिलेगा एक फाइनाइट आंसर। ये हो गया एक सब केस। लेकिन अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है, p की वैल्यू 1 से छोटी है मतलब p को 0 ही ले लो। अगर बच्चे p 0 है तो उसका आंसर आ जाएगा 1/t⁻⁻1, मतलब ये ऊपर चला जाएगा t। अगर p की वैल्यू -1 है तो वो आ जाएगा 1/t⁻², तो वो उस केस में t ने ऊपर चले जाना। मतलब जब भी p की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला t बच्चे न्यूमरेटर में चला जाएगा। उसके कारण आपके पास लिमिट पुट करने पे ये पूरा आंसर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहां पे इसको आप तोड़ के लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू when p is equal to 1 लिमिट पुट करने पे इंफिनिटी, when p is less than 1 तब भी इंफिनिटी, when p is greater than 1 जब p 1 से बड़ा है तब देखो ये डिनोमिनेटर में रह रहा था तो ये 0 हो गया, क्या बचा 1/1 माइनस p इंटू माइनस ऑफ 1/a⁻p−1। हमारे पास आंसर क्या बच रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 1/1 माइनस p इंटू माइनस बाहर निकाल देती हूँ इंटू a⁻p−1। तो ये केस कंबाइन होकर क्या बन रहा है कि आंसर इज इनफाइनाइट व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड आंसर इज फाइनाइट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। तो गिवन इंटेग्रल कन्वर्जेस if p is greater than 1 and diverges if p is less than equal to 1। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी के बेसिस पे अब जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन। आपको फॉलोइंग इंटेग्रल दिया हुआ है, इंटेग्रल इज 0 to ∞ x/1 + x का होल क्यूब dx, x/1 + x का होल क्यूब dx। तो यहाँ पर बच्चे आपने इन्फिनिटी पे इस इंटेग्रल का कन्वर्जेंस चेक करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो गिवन I is equal to 0 to infinity x अपॉन 1 प्लस x का होल क्यूब dx। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो ये इंटेग्रल आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 1 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, तो एक बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। उसको आप इंटेग्रल करके सॉल्व कर दो, आपका तो भी बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने क्या करना है बच्चे, अब देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोली थी कि आपका जो इंटेग्रल है, जो आपके पास ये रिजल्ट लगता है ना gx वाला, ये 1 अपॉन एक्स की पावर p वाला, ये तब लगता है जब a यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर देन 0। a आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो बच्चे आपने ना ये वाला इंटेग्रल ब्रेक कर लेना है इस तरह से, 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब dx प्लस 1 to इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब dx। ठीक है, तो इसको आपने पहले वाले को I1 नाम दे देना है, दूसरे वाले को I2। फाइन, फिर अब इसको ध्यान से देखो, I1 को, I1 की लिमिट्स फाइनाइट होगी, फंक्शन तो ऑलरेडी बाउंडेड ही था, है ना, फंक्शन ऑलरेडी बाउंडेड था, लिमिट्स फाइनाइट हैं, तो ये इंटेग्रल प्रॉपर इंटेग्रल बन रहा है। कल मैंने आपको करवाया था कि अगर कोई प्रॉपर इंटेग्रल होता है तो उसका फंक्शन भी बाउंडेड होता है और उसकी लिमिट्स भी फाइनाइट होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा क्या लिखोगे, हियर I1 is a proper integral, I1 is a proper integral and hence convergent। I1 is a proper integral and hence convergent। आपने किसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, I2 की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ I2 एट इंफिनिटी। और बच्चे I2 हमारे पास है 1 to इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब dx। यहाँ पे बच्चे ऑब्वियसली fx की वैल्यू क्या है, ये चीज। ठीक है, अब आपको gx चूज करना है, तो बच्चे gx चूज करने के लिए ना वही सेम मेथड, हम लोग हाईएस्ट पावर देख लेते हैं x की बाहर कौन सी बचती है, इसमें से x बाहर निकालोगे तो x क्यूब आ जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस। तो आपके पास बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो ये जो आपके पास बाहर पावर बच रही है, ये वाली पावर को आपने चूज कर लेना है gx। लेट gx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, gx चूज करना है, कैसे चूज करना है, आपका अगर ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है ना, तो जितने भी पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शंस होंगे उनमें आपने हाईएस्ट पावर जितनी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बाहर निकल सकती है निकाल लेनी है। ठीक है, कैंसिल आउट करके जो फैक्टर बचेगा साइड पे उसको आपने gx चूज कर लेना। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका लिमिट निकालना। लिमिट किस चीज की निकालते हैं हम, fx अपॉन gx की, और किस पे निकालते हैं, ऑब्वियसली इंफिनिटी पे। तो ये हमारे पास fx अपॉन gx की लिमिट आ जाएगी। तो fx था मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो बच्चे इसको जब आप कैंसिल आउट कर दोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस फैक्टर, और लिमिट पुट करने पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स बिकम 0, तो ये आंसर आ गया 1। और 1 जो है ना ही वो 0 है ना ही वो इनफाइनाइट है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट मैंने आपको सिखाए थे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में जो मैंने आपको रिजल्ट दिया था, देखो कि अगर इसकी लिमिट L आ जाए, L क्या है, ना ही 0 ना ही इनफाइनाइट, तो आपका दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। अगर इंटेग्रल gx जो आपने चूज किया है, जिसका आंसर आपको पता है, अगर वो इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो गिवन इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा,
अगर आपका gx डाइवर्ज करेगा तो गिवन इंटेग्रल डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास लिमिट जो आ रही थी वो नॉन जीरो और इनफाइनाइट और फाइनाइट आ रही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इंटेग्रल 1 to infinity fx dx and integral 1 to infinity gx dx behave alike, ठीक है। फिर here इंटेग्रल 1 to infinity gx dx क्या वैल्यू थी इसकी, 1 by x square, 1 by x square, और 1 by x square dx क्या होता है, कन्वर्जेंट। क्या होता है, कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि p 1 से बड़ा है। ये हमारा रिजल्ट लगा, ये वाला जो हमने अभी थ्योरम की थी कि अगर 1/x⁻p टाइप का इंटेग्रल है तो अगर p 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज करेगा, अगर p 1 या 1 से छोटा है तो वो डाइवर्ज करेगा। तो हमारे केस में आ रहा था 1/x², मतलब p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मतलब इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो दिस इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इंटेग्रल 1 to infinity fx dx is convergent, that is I2 is convergent, ठीक है। तो I1 भी कन्वर्जेंट है, I2 भी कन्वर्जेंट है, तो इनका टोटल भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। दस I is equal to I1 plus I2 is convergent। ये आपका कन्वर्जेंस प्रूव हो गया, समझ आ गया। गिवन इज आपको इंटेग्रल 1 to infinity dx अपॉन x⁻1/3 1 plus x⁻1/4, ये आपको इंटेग्रल गिवन है। अब देखो ये ऑलरेडी 1 to infinity है तो इसे हमें ब्रेक नहीं करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले fx निकाल देंगे, fx है हमारे पास ये वाली चीज। तो अब अगर gx चूज करना है तो हमें x की जितनी भी पावर्स हैं हम बाहर निकाल लेते होते हैं, है ना। तो यहाँ पर x⁻1/3 बाहर, साथ में x⁻1/4 भी बाहर आ जाएगी, तो 1 plus x 1/x + 1, ये आ जाएगा 1 + 1/x⁻1/4। तो बच्चे ये मेरे पास आ रही है पावर 7/12, ठीक है। तो ये बच रहा है मेरे पास। तो अब हम gx क्या चूज करेंगे इस केस में, gx क्या चूज हो जाएगा, 1/x⁻7/12, ठीक है। ये मेरे पास gx चूज हो गया। जो मेरे पास x की पावर बचती है साइड पे हम उसे क्या कर लेते हैं, gx चूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास चूज हो गया gx। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों की लिमिट ले लेनी है। देन लिमिट x गोज टू इंफिनिटी fx अपॉन gx, 1/x⁻7/12 कैंसिल हो जाना है, सिर्फ ये बचेगा 1 + 1/x⁻1/4। आप बच्चे जब इस पे लिमिट लगा दोगे तो 1/x ने 0 हो जाना है, आंसर विल बी 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दोनों इंटेग्रल्स का बिहेवियर सेम हो जाएगा। इंटेग्रल 1 to infinity fx dx and integral 1 to infinity gx dx behave alike, ठीक है।
तो यहाँ पर हम gx का बिहेवियर चेक कर लेते हैं क्या आता है। gx हमारे पास है 1/x⁻⁷। तो यहाँ पर p की वैल्यू है 7/12 एंड दैट इज लेस देन 1। 7/12 इज लेस देन 1। तो अगर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है तो हमारा gx क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रल 1 to ∞ fx dx इज डाइवर्जेंट। तो ये हमारा केस हो गया डाइवर्जेंट वाला कि अगर p इक्वल टू 1 या लेस देन 1 है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटेग्रल दिया हुआ है e² to ∞ dx अपॉन x ऑफ log of log x। क्वेश्चन है हमारे पास e² to ∞ dx अपॉन x log of log x। तो सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक सा कर लेना है, क्योंकि पहली बात तो लिमिट आपकी फंक्शन के फॉर्म में है, दूसरी बात बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है log of log x। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इस log x को, एक log x को y पुट कर दो तो 1/x dx becomes dy। ठीक है, ऑल्सो फॉर x इक्वल टू e², अगर x को e² पुट करते हो तो y का आंसर आ जाएगा 2, और अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो बच्चे y इनफाइनाइट ही रहेगा। मतलब देखो अब आपका ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, देयरफॉर i बिकम्स, ये i मैं इसको i बोल देती हूँ, i बिकम्स 2 to ∞, ये dx अपॉन x बिकम्स dy अपॉन log y। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, ये log x को y पुट कर दिया, ये log y हो गया, dx अपॉन x बिकम्स dy। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, अब इसमें आप फंक्शन जो ले रहे हो, फंक्शन आपके पास आ गया 1/log y। फंक्शन क्या आ गया, 1/log y। आपको बच्चे यहाँ पर g ऑफ y को लेट करना है, यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो बच्चे यहाँ पर अब आपने अपना दिमाग लगाना है, यहाँ पे आपके चलेंगे हिट एंड ट्रायल। ठीक है, हिट एंड ट्रायल चलाने हैं आप लोगों ने, आपने देखना है कि मैं gx को क्या चूज करूं। तो सबसे पहले हम gy को 1/y² चूज करके देखते हैं, लिमिट देखते हैं क्या आएगी हमारी। लिमिट होती है ना इसकी fy अपॉन gy की, तो वो कुछ ऐसे था बन जाएगा y² अपॉन log y। जब आप इसकी y अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट लोगे तो देखो दिस बिकम्स इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ये लॉपिटल रूल लगाते हैं, तो वो बन जाएगा 2y अपॉन 1/y। तो ये y ऊपर गया, मतलब दिस बिकम्स 2y²। तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है लिमिट लगाने पे। ठीक है मतलब अगर मैंने gy को 1/y² चूज कर लिया, अगर मैंने gy को 1/y² चूज कर लिया तो लिमिट का आंसर आ रहा है इनफाइनाइट। यहां पर ये p की वैल्यू 1 से बड़ी है, p की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये इंटेग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ध्यान से सुनो, ये जो gy चूज किया है इसमें ये जो आपके पास पावर है ये पावर 1 से बड़ी है। जब पावर 1 से बड़ी होती है तो आपका इंटेग्रल कन्वर्ज करता है। ठीक है, यहां पर इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है एक बात, पर दूसरी बात में लिमिट का आंसर आ रहा है इनफाइनाइट। तो अगर बच्चे आप इसको ध्यान से देखोगे, ये आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को फॉलो नहीं कर रहा कि आपका लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आए और इंटेग्रल जो g आपने चूज किया था वो कन्वर्ज करे। मैंने आपको क्या बोला था, अगर लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आ रहा है
तो आपका इंटेग्रल आपने डाइवर्जेंट चूज करना है, आप कन्वर्जेंट इंटेग्रल चूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर आपका मतलब ये चॉइस गलत हो गया। आप यहाँ पर gy को 1/y² या कह लो p को 1 से बड़ा नहीं ले सकते। चाहे बच्चे आप यहाँ पर y3 लेके देख लो, y3 भी ले लोगे अगर, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है, ये बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा 3y², ये ज्यादा से ज्यादा अब क्या हो जाएगा 3y³, आंसर फिर इंफिनिटी आएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी पीस 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमेशा इंफिनिटी आना है। तो मतलब p को 1 से बड़ा तो आप चूज ही नहीं कर सकते ना। तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि p को 1 चूज कर लो या p को 1 से छोटा चूज कर लो, ठीक है ना। या तो p को 1 चूज कर लो या फिर p को 1 से छोटा चूज कर लो, फाइन। तो चलो p को 1 लेकर देख लेते हैं, p को हम लोग 1 लेकर देख लेते हैं। तो बच्चे अगर p को 1 लोगे तो उस केस में gy की वैल्यू आ जाएगी 1/y, ठीक है। यहां पर fy/gy की वैल्यू देखो क्या बनेगी, दैट विल बी समथिंग y/log y। फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में लिमिट नहीं लिख रही अब, ठीक है, वो देख लेना आप। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, लॉपिटल रूल लगेगा, y का डेरिवेटिव 1, log y का डेरिवेटिव 1/y, ये y फिर से ऊपर चला गया, फिर से आंसर क्या आ रहा है इंफिनिटी। मतलब p की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। p को 1 से छोटा चूज करो, p को 0 चूज करो, p को 0 चूज करो। अगर p को 0 चूज करते हो तो 1/y⁴ मतलब gy तो 1 हो गया। अगर gy 1 है तो बेसिकली यहां पर ध्यान से देखना, ये आ जाएगा fy/gy, आंसर तो 1/log y रह गया ना, इसका आंसर आएगा 0। लिमिट का आंसर आ रहा है 0, पर gy क्या है 1 से छोटा, p की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो कर रहा है डाइवर्जेंट। लिमिट का आंसर आ रहा है 0, तो वो चीजें भी मैच नहीं कर रही, तो p 0 भी नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे पास ये तीनों केसेस रिजेक्ट हो गए, p > 1 नहीं हो सकता, p = 1 नहीं हो सकता, p = 0 नहीं हो सकता। तो p को <0 लेके चलते हैं, p की वैल्यू -1 पुट करके देखो, मतलब gy को 1/y⁻1 मतलब y चूज करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना बच्चे, चाहे -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, हर केस में gy ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो fy/gy क्या बन जाएगा बच्चे, दैट विल बी 1/y log y, ठीक है ना। 1/log y तो फंक्शन f हो गया, उसके नीचे g पड़ा है y, तो यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर तो इंफिनिटी पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाना है, यहाँ पर इंफिनिटी पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाना है। तो gy तो आप डाइवर्जेंट चूज कर रहे हो, लिमिट का आंसर 0 आ रहा है तो भी बात नहीं बन रही, मतलब ये केस भी खत्म हो गया, ये केस भी खत्म हो गया। क्या केस रह गया, एक केस ये रह जाता है कि आप इन दोनों के बीच में, मतलब p > 1 था, p <= 1 है, ये केस पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया, ये केस पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया, एक केस आपका ये बचता है, ये एक बार ट्राई कर लो। p बिल्कुल नेगेटिव नहीं जा रहा, p बिल्कुल पॉजिटिव नहीं जा रहा, p बिल्कुल 0 नहीं बन रहा, p बिल्कुल 1 नहीं बन रहा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शायद सेटिंग हो जाए, ठीक है। तो शायद सेटिंग वाले केस में क्या आता है, उसमें मैं इसको चूज कर लेती हूँ 1/2, ठीक है। हम लोग इसको चूज कर लेते हैं 1/2, ये बीच में आता है, तो इसको 1/2 चूज किया जब, तो ये बना y⁻1/2, ठीक है। अगर ये y⁻1/2 है तो इस केस में यहाँ पे 1/2 ले लेते हैं, ओके। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है बच्चे, डेरिवेटिव लोगे तो ये देखो ये कुछ ऐसे का हो जाएगा, ठीक है। log y का डेरिवेटिव 1/y, मतलब y ऊपर चला गया, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है y⁻1/2,
तो इसका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। तो यहां पर ये चीज मैच कर रही है कि p की वैल्यू 1 से छोटी है और आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज में आप कोई भी p की वैल्यू ले लो, आपको आपका आंसर मैचिंग में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी केस मैच नहीं हो रहा था तो हमने फ्रैक्शंस वाला केस उठाया, हमने अपना p को हाफ चूज करके देखा। आप 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज करके देख लो, चाहे 1/3 लेके देख लो, तो भी आपके पास आंसर 1/∞ आ जाएगा। ठीक है ना। ये सारे केसेस डिस्कस करने के बाद हमारे पास क्या है कि एफ वाई बच्चे मेरे पास था 1/log y। तो मैं यहाँ पर g ऑफ y को लेट कर रही हूँ 1/y⁻p। यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि p की रेंज है 0 to 1 के बीच में। ठीक है, p की रेंज क्या है 0 to 1 के बीच में। तो आपने अगले केस में इसकी लिमिट ले लो, बस वही जो हमने किया था पहले। ठीक है, देन लिमिट, यहाँ पर y लिखना है, ध्यान रखना, एफ वाई अपॉन जी वाई विल बी इक्वल टू लिमिट y गोज टू इन्फिनिटी। ये बच्चा आ जाएगा y⁻p अपॉन log y। ठीक है, तो y⁻p log y आएगा, तो इसका आपके पास कुछ आंसर ऐसे का बन जाएगा, p y⁻some p, जनरलाइज करके देख लो, log y आपके पास हो जाएगा 1/y। ठीक है, इसका आंसर आएगा, मैं इसे लिख देती हूँ, p/p-1 अपॉन 1/y। ये ऊपर जाएगा बच्चे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा p/p। तो जब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो लिमिट विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप में कर लेना इसको। ठीक है जी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। एंड ये जो इंटेग्रल थी आपके पास 1/y⁻p, this is divergent as p is less than 1 but lying between 0 to 1। ठीक है, तो by limit comparison test, integral 2 to infinity dy upon log y is divergent। तो इसको चेंज करके लिख लेना, देयरफॉर वो जो आपके पास गिवन इंटेग्रल था समथिंग dx upon x log of log x is divergent। ये आपके पास हो गया रिजल्ट। ठीक है, द क्वेश्चन इज 0 to infinity 1/1 plus x minus this 1/x dx। तो बिकॉज दिस इज 0 ओवर है, तो आपने इस इंटेग्रल को सबसे पहले करना है ब्रेक, dx प्लस 1 to infinity 1/1 plus x minus e minus x 1/x dx। So this is your I is equal to I1 plus I2। This was your I। Okay, अब I1 मैंने आपको बताया था कि लिमिट्स फाइनाइट हैं और फंक्शन बाउंडेड है, पर देखो ध्यान से, यहाँ पर x की वैल्यू 0, आप जब यहाँ पे पुट करोगे इस फंक्शन में x को 0, तो ये फंक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा। मतलब दिस x इक्वल टू 0 कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर I1। तो आपने बच्चे, जब ये ऐसा केस बनेगा, कोई प्रॉपर इंटेग्रल आप सीधा सीधा नहीं लिख सकते, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने I1 के लिए चेक करना है, फॉर I1। ठीक है, हम यहाँ पे पहले लिख देंगे फॉर I1। आप लोग लिमिट चेक करोगे फंक्शन की, x गोज टू 0। ठीक है, f ऑफ x आपके पास क्या था यहाँ पे 1/1 plus x minus e⁻ - x 1/x।
अब यहाँ पर x गोज टू 0 पॉजिटिव क्यों लिखा जाता है? क्योंकि बच्चे हमारी इंटेग्रल की रेंज है 0 to 1, मतलब हमें एक तरह से 0 to 1 रेंज को कवर करना है। हमें 0 के राइट साइड पे रहना है, 0 के लेफ्ट साइड तो हमने बात ही नहीं करनी ना, तो इसीलिए हमने लिमिट चेक करनी है सिर्फ 0 या 0 के राइट साइड वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव की लिमिट चेक करोगे। इसको आप चेक कर लेना, जैसे पहले इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, इसको आप ट्राई करो। वैसे तो ये 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये x मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस कैन बी रिटर्न एज समथिंग, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको रुको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, लेट इट बी लाइक दिस, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 e दी पावर x 1/x, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, e दी पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन x ex 1 प्लस x। ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब आपने इसमें लिमिट पुट करनी है, ठीक है। e दी पावर 0 विल बी 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, ये भी 0, तो न्यूमरेटर बन रहा है 0। डिनोमिनेटर में भी देखो यहाँ पर x को 0 पुट कर दोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लॉपिटल रूल लगाकर डेरिवेटिव लेकर इसको आगे सॉल्व करना है, फिर लिमिट पुट करके देखनी है। अगर आपके पास सारा कुछ करने के बाद आंसर फाइनाइट आता है तो आप क्या लिखोगे कि x इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये आपने लिमिट्स निकालनी है, लॉपिटल रूल इसमें मेरे ख्याल एक या दो बार लगेगा और शायद, तो आपने लास्ट में आंसर चेक करना है। इसका आंसर अगर फाइनाइट आता है तो आप क्या लिखोगे कि x इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, देयरफॉर I1 इज अ प्रॉपर इंटेग्रल एंड हेंस कन्वर्जेंट, प्रॉपर इंटेग्रल एंड हेंस कन्वर्जेंट। फिर आप I2 पे दोबारा आ जाओगे और I2 के लिए आपने जैसे हमने पीछे किया था, ये आपका I2 है, यहाँ पर आपने अब अपना gx वगैरह चूज करना है। ये अब आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है, दिस यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। I1 मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस में ये है आपके पास कि 0 to 1 ब्रेक करने के बाद पहले वाले इंटेग्रल में या तो 1 पे या तो 0 पे या तो 1 पे प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपने इसी तरह से I1 पे पहले लिमिट लगाकर देखनी है उस पॉइंट की। अगर दोनों पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है तो दोनों पॉइंट्स पे अपने लिमिट चेक करनी है। अगर लिमिट फाइनाइट आएगी तो आपका जो इंटेग्रल है वो प्रॉपर इंटेग्रल है, ठीक है ना, एंड हेंस इट विल बी कन्वर्जेंट। फिर I2 का आप वही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ सारा चेक करेंगे। अब यहाँ पर e दी पावर माइनस एक्स है तो हिट एंड ट्रायल यहाँ पर भी लगेगा, तो अपना सोच समझ के जरा इसको ट्राई कीजिएगा कि आप इसमें क्या कर सकते हो, मतलब कि आप अपना यहाँ पर gx क्या चूज कर सकते हो कि आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करने हैं।